डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे का विश्लेषण करेंगे। ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को रोकना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है, तब एक नए विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आज आपको पता चलेगा अब से ठीक 72 घंटे बाद कैसे दुनिया एक नए विश्व युद्ध की चिंगारी देखने जा रही है। आज आप जानेंगे रूस और चीन ने कैसे ईरान के लिए अपने अपने हथियार उतार दिए हैं। आज आपको समझना चाहिए कि तीसरे विश्व युद्ध के दो गुट कौन कौन से होंगे और इनमें किसका पलड़ा भारी होगा। ट्रंप ने कहा था वेनेजुएला के बाद खलीफा यानी ईरान का नंबर है। इसी ईरान को लेकर दुनिया के एक हिस्से में किस तरह लामबंदी की जा रही है, सबसे पहले आपको ये गौर से देखना और समझना चाहिए। अब से ठीक 3 दिन बाद यानी 9 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका विरोधी खेमा एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में ईरान समेत चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और इथियोपिया हिस्सा ले रहे हैं। यानी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल सभी देश ब्रिक्स गठबंधन का हिस्सा हैं। 9 से 16 जनवरी तक चलने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में सभी देशों ने अपने जहाज भेजे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी नेवी के 2 बेड़े भेजे हैं। ईरान ने 2 लंबे चौड़े बेड़े भेजकर यह साफ कर दिया कि वो ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से ले रहा है और इस चेतावनी से निपटने के लिए फौजी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इस मिलिट्री एक्सरसाइज के आकार से ज्यादा ध्यान खींच रहा है युद्धाभ्यास का मोटो यानी ध्येय वाक्य। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे इस सैन्य अभ्यास का मोटो है इंजरी टू वन इज इंजरी टू ऑल। इस वाक्य का मतलब है कि किसी भी एक सहयोगी देश को दिया गया जख्म पूरे गुट का जख्म माना जाएगा। यानी बहुत हद तक ट्रंप को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों ने नाटो का सामरिक गठबंधन बनाया, ठीक उसी तर्ज पर पश्चिमी विरोधी देश भी अपना सैन्य गठबंधन खड़ा कर सकते हैं। अफ्रीका, एशिया और मध्य एशिया के इस प्रस्तावित नाटो की शक्ल और दायरा कैसा हो सकता है, इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। उससे पहले आपको दक्षिण अफ्रीका में होने वाले युद्धाभ्यास के ध्येय वाक्य यानी मोटो का इतिहास देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर क्यों युद्धाभ्यास के लिए इस वाक्य को चुना गया। 19वीं सदी की शुरुआत में मजदूर यूनियन और मजदूर अधिकारों की बात करने वाले गुटों ने इस नारे को अपनाया था। यह नारा शोषण करने वाले मालिकों के खिलाफ मजदूरों की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। आज भी जब जब मजदूर अधिकारों की बात होती है तो प्रदर्शनों में यह नारा सुनाई देता है। इस ध्येय वाक्य को अपनाकर अमेरिका और पश्चिम विरोधी खेमे ने यह संदेश दिया कि ताकत के बलबूते छोटे देशों को डराना धमकाना ठीक उसी तरीके का शोषण है जो किसी समय में मालिक या उद्योगपति मजदूरों का किया करते थे। यानी एक तरीके से इस गठबंधन ने खुद को न्याय का समर्थक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाले की तरह पेश किया है। अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे रहा है, यानी अमेरिका के विरोध में ब्रिक्स सदस्यों का सामरिक गठबंधन। हालांकि ब्रिक्स हमेशा से खुद को एक राजनीतिक और आर्थिक गुट कहता रहा है, लेकिन पिछली कुछ बैठकों में ब्रिक्स सदस्यों के बीच सामरिक सहयोग पर लगातार जोर दिया गया। अब हम आपको ब्रिक्स सदस्यों के इसी सामरिक सहयोग की जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ब्रिक्स सदस्यों ने साझा युद्धाभ्यास की तादाद बढ़ाई है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाला युद्धाभ्यास भी इसी सहमति का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ रूस में ब्रिक्स सदस्य एक बहुसदस्यीय मिलिट्री ड्रिल करते हैं जिसे ज़ेपेट कहा जाता है। भारत और रूस जैसे सदस्य कुछ बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सैन्य ड्रिल भी करते हैं। ब्रिक्स सदस्यों के सामरिक बर्ताव में इसी बदलाव की वजह से माना जा रहा है कि दुनिया में बढ़ती अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ब्रिक्स भी नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बना सकता है। अगर यह गठबंधन बना तो इसकी ताकत कितनी होगी, अब हम आपको इसकी एक झलक दिखाने जा रहे हैं। चूंकि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहा है, तो हमने इस आकलन में भारत की सैन्य शक्ति को शामिल नहीं किया है। ब्रिक्स के सिर्फ 3 सदस्य यानी रूस, चीन और ईरान मिलकर दुनिया की 50% मिसाइल पावर पर अधिकार रखते हैं। अकेले रूस और चीन के पास 6000 परमाणु हथियार हैं, जबकि नाटो गठबंधन के पास तकरीबन 4300 परमाणु हथियार हैं। अगर सैनिकों की तादाद की बात की जाए तो भारत के बिना भी ब्रिक्स सदस्यों के पास दुनिया के 26% सैनिक हैं। अगर नाटो को इसी कसौटी पर कसा जाए तो यह आंकड़ा होता है करीबन 13%, यानी ब्रिक्स सदस्यों के मुकाबले आधा। वायुसेना की बात की जाए तो ब्रिक्स गठबंधन के पास दुनिया के 26% फाइटर जेट हैं, जबकि नाटो के पास तकरीबन 30% फाइटर जेट ही हैं।
हमने बहुत आसान भाषा में इस आकलन को तैयार किया ताकि आप ताकत के इस तराजू पर ब्रिक्स और नेटो को आसानी से तौल पाए। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ब्रिक्स ने अपना सामरिक गठबंधन बनाया तो आधी दुनिया से नेटो का प्रभाव शून्य हो जाएगा और ब्रिक्स के गठबंधन के आगे नेटो कमजोर ही साबित होगा। ब्रिक्स की किसी भी मीटिंग में या किसी भी एजेंडा में कभी भी कोई नया सैन्य गुट खड़ा करने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने पारंपरिक प्रतिद्वंदी चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए, गुटनिरपेक्ष भारत पर बेवजह सख्त टैरिफ लगाया और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को अपमानित किया, इस सब के बाद अगर ब्रिक्स का सैन्य गठबंधन बना तो उसकी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को जिस तरह किडनैप करवाया, उसने ब्रिक्स सदस्यों को यह क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे मायने नहीं रखते। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, जब अत्याचार को कानून की परिभाषा दे दी जाए तो उसका विरोध करना कर्तव्य बन जाता है। यह कथन आज ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठता है। अपनी मनमानी को पूरा करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी वजह से ट्रंप के विरोध में पूरी दुनिया में अब आवाज उठने लगी। जिस वक्त ब्रिक्स देश ट्रंप की शक्ति को जवाब देने के लिए सैन्य तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त वेनेजुएला से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस खबर की बुनियाद में है वेनेजुएला में मादुरो की बड़ी आलोचक और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मारिया ने कहा कि वो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलते देखना चाहती हैं। मारिया ने कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखाया है। ट्रंप ने एक अत्याचारी के चंगुल से वेनेजुएला को निकाला है, इसी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। हैरान करने वाली बात है ना, जिन ट्रंप ने रातों रात वेनेजुएला पर बम बरसा दिए, जिन ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उनके लिए वेनेजुएला की नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल पीस प्राइज मांग रही है। यहां आपको जानना चाहिए कि मारिया को नोबेल पुरस्कार लोकतांत्रिक हितों के लिए, संघर्ष के लिए मिला था। अब मारिया लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते ट्रंप के लिए नोबेल की हिमायत कर रही है। आपको याद होगा 3 जनवरी को, यानी जिस दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था, तब हमने आपको इस हमले का एक विश्लेषण दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रंप की कार्रवाई कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि वेनेजुएला की सेना और सिस्टम के साथ एक सहमति या यूं कहें फिक्सिंग है। लोकतंत्र की कथित वकालत करने वाली मारिया कोरिना ने आज इस फिक्सिंग से जुड़ा एक और सबूत पेश कर दिया।